तो पीछे क्या लगेगा, शूडो लगेगा। मान लेते इस बम का मास यहाँ पर एम है, तो बताओ पीछे फोर्स क्या लगेगा, एम है, और नीचे क्या लगेगा, एम जी। ये तो लगेगा लगेगा। और जब ऐसा होगा एम ए और एम जी, तो दोनों फोर्स परपेंडिकुलर, तो बताओ उसका नेट क्या होगा इस लाइन के लोगों, और नेट यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा, एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर। अगर कार रेस्ट कंडीशन में है तो पेंडुलम ऐसा होगा। अगर रेस्ट कंडीशन में तो उसमें केवल एक ही फोर्स होगा, एम जी। एम जी नीचे हो, टी ऊपर होगा, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। बोलिए। पर अगर इस केस में देखा तो ये मीन पोजीशन होगी भाई वर्टिकल, लेकिन जैसे कार आगे भगती है तो पीछे क्या लगेगा, शूड। तो एम ए पीछे आ गया और एम जी नीचे आ गया, तो नेट फोर्स इंक्लाइंड हो जाएगा। और जो फोर्स इंक्लाइन फोर्स, नेट फोर्स जो आएगा ना, वो फोर्स होगा उतना ही टेंशन वायर में आ जाएगा। तो टी इक्वल टू दिस फोर्स, इसका मतलब ये कौन है, नेट फोर्स यहाँ पर जीरो गया, इसकी क्या कहलाएगी, मीन पोजीशन। क्या कहलाती है ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। अब बताओ मीन पोजीशन में जी इफेक्टिव कितना आया, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बताओ उस केस में टी इफेक्टिव कितना होगा, है ना। यहाँ पर लिख देता हूं, मैं सीधा लिखता हूँ, टी इफेक्टिव कितना होगा, बोले टी इफेक्टिव जो भी होगा वो जी इफेक्टिव पर डिपेंड करेगा, और ये एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर को। आप देखो ध्यान से, जी बढ़ रहा है, जी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, अंडर में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बढ़ रहा है, तो टी क्या होगा, घट जाएगा। ये भी ध्यान रखें, यहाँ पर जब जी इफेक्टिव लिखते हैं तो ये रूट में रूट आता है फॉर्मूला, ऐसा मत समझो रूट में थोड़ी होता होगा। अबे ये खुद रूट है और ये फॉर्मूला भी रूट में रूट होगा। वीडियो नहीं आ रहा है सर, वीडियो नहीं अब आ रहा बच्चों। सौरभ, सचिन, हाँ आ रहा है। आ गया सर ये वीडियो। तू क्या समझ रहा था? जो भी है ठीक है, वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, इतना हो जाएगा, है ना भाई। अब आप देखो, जब कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो वर्टिकल से कुछ एंगल में बैंड भी हो जाएगा इंक्लाइन। तो ये थीटा एंगल यहाँ पर कभी कभी पूछ लेते, बताओ थीटा कितना होगा, वर्टिकल से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे, ए बाई यहाँ पर जी होगा। समझते हैं आप ये थीटा के सामने का साइड कौन होगा, परपेंडिकुलर, एम ए अपॉन एम जी, तो क्या होगा, ए बाई जी। तो इस केस में जी का वैल्यू इफेक्टिव यहाँ पर बढ़ जाता है, जी बढ़ता तो टी घट जाता है। अगर मान लो यही क्या केस होता और कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए रिटार्डेशन से जाती तो क्या होता, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेशन होता तो एक्सीलेट की तरफ आते पीछे, और जब एक्सीलेट पीछे हो रहा होता तो शूडो का रखता आगे, और जब शूडो आगे तो उसका जो डिस्टेंस पीछे हो रहा है वो कहां होता, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे होगा। बताओ वर्टिकल मतलब हो जाता ना आगे की तरफ, लेकिन बताओ न्यूमेरिकली कोई चेंज आता क्या, न्यूमेरिकली डेटा में कोई चेंज नहीं है। यहाँ भी जी इफेक्टिव इतना ही होता है, यहाँ भी थीटा उतना ही होता है, बस फर्क इतना सा होता है कि अगर रिटार्डेशन का फिनोमेना है तो इसका डिस्टेंस पीछे नहीं होकर आगे होता। बोलो। अब ये तो हुई बात छोटी सी सिंपल सी जो आप सब जानते पढ़ते हैं। और अगर मैं इस क्वेश्चन को पूछूं एनएलएम में तो मैं यही पूछूंगा कि वर्टिकल से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना, बोले इतना, बोले टी क्या इतना, बोले टी इतना, जी इफेक्टिव कितना, बोले जी इफेक्टिव इतना, बोले नेट फोर्स कितना, बोले इतना फोर्स। बोलो। लेकिन अगर पेंडुलम में बात करें, अगर हम इसको एसएचएम में जाके बात करें तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले समझ ले आप, समझ लेते हैं कि मैं कार हूं, ठीक है, और मेरे से ये हाथ जो सस्पेंडेड है ये एक पेंडुलम, कार से ये पेंडुलम सस्पेंड हुआ है सीलिंग से, ओके। अब कार अगर रेस्ट कंडीशन में तो ये पेंडुलम ऐसा होगा, क्यों होगा, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी। अरे नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी एम जी, ऊपर क्या लग रहा है, टी, टी इक्वल्स टू एम जी, नेट फोर्स जीरो, ये इसकी क्वेश्चन है, ये सुनाओ। और जैसे कार आगे भगेगा तो पीछे भगेगी, पीछे भगेगी। फील करो, कार जैसे फोर्वर्ड डायरेक्शन में आगे जाएगी ए एक्सेशन से, तो पीछे कहां जाए, पीछे जाएगा ही। अरे जाएगा नहीं जाएगा पेंडुलम पीछे। और आपको जब कार ए से आगे जाती है तो ये इसके मीन पोजीशन, क्योंकि जब ए से आगे जाएगी तो पीछे शूडो लगेगा, तो ए में पीछे एम जी, नीचे तो रेड फोर्सेस साइड के लोग होगा ना। तो ये इसकी कौन है, मीन पोजीशन। अगर कार रेस्ट कंडीशन में है तो ये इसकी मीन है, पर जैसे कार ए एक्सेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो ये इसकी मीन है। तो बताओ जब कार आगे जाना स्टार्ट करती है पीछे जाना स्टार्ट करता है, बताओ यहां से मोशन स्टार्ट हुआ पीछे की तरफ, मीन की तरफ। बताओ ये मीन है ना मोशन की डायरेक्शन में, तो बताओ ये वर्टिकल लाइन क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम कहलाती है। ये एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट हुआ मीन की तरफ, तो एक्सट्रीम से मीन की तरफ हुआ, तो एक्सट्रीम से बॉडी जब मीन की तरफ जाएगी तो बताओ एक्सट्रीम से मीन के जाने का मतलब मोशन कैसा होगा, एक्सीलरेटेड। बॉडी मीन पर नहीं रुकेगी, नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन बॉडी मीन पर और ऊपर जाएगी और स्पिन के बॉडी करना स्टार्ट करेगी, स्टार्ट।
तो यहां भी ध्यान रखना, पुरानी मीन नई मीन के लिए एक्सट्रीम जैसा बिहेव कर रही है। ये पुरानी एक्सट्रीम है, पुरानी मीन है, और ये नई मीन है। तो बताओ मोशन यहां से स्टार्ट हुआ इस तरफ, तो पुरानी मीन पोजीशन नई मीन के लिए एक्सट्रीम जैसा बिहेव करती है। अब मैं आपसे पूछूंगा इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट इट्स एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा। आप बताओ ये थीटा कहां से कहां तक का एंगल है? वर्टिकल से मीन पोजीशन तक का एंगल है। तो अल्टीमेटली ये तो बोलूंगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लेकिन अगर देखें तो यही तो एंगुलर एम्पलीट्यूड है इसका। वर्टिकल लाइन इसकी कौन है? एक्सट्रीम, और ये कौन है? मीन। एक्स से मीन का सेपरेशन एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो बोले थीटा होगा। तो हम ध्यान रखेंगे जो थीटा हमने कैलकुलेट किया बेसिकली ये इसके लिए कौन है? एंगुलर एम्पलीट्यूड का रोल करता है। अगर मैं आपसे पूछूं वर्टिकल लाइन से मैक्सिमम एंगुलर थीटा कितना होगा, कितना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम? 2 थीटा, क्योंकि हमें पता है ये कौन थीटा, और ये भी तो थीटा जाएगा उधर। तो वर्टिकल लाइन से मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 थीटा। ये भी हम ध्यान रखें, ये भी पूछता है वो, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वर्टिकल लाइन कितना आना चाहिए? 2 थीटा। और थीटा कितना होता है? 2 tan इनवर्स ए बाई जी, बोल सकते हैं ना ऐसा। तो ये थीटा ऐसा होता है, पर इसका मेन हमारे लिए क्या हो गया? एंगुलर एम्पलीट्यूड होता है। और मैक्सिमम कितना होगा? 2 थीटा वर्टिकल लाइन से, यहां पर ऐसा होगा। अब एक बात और सुनो इसमें, कार जा रही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से, अगर मान लें उसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कितना? 10। तो बताओ थीटा कितना है? 45। कितना आएगा? क्यों? क्योंकि हमें पता है ये भी 10 ये भी 10, थीटा कितना होगा? 45। तो ये मोशन ऐसे होगा, अगर कार 10 से अगर जाएगी तो ये ऐसे जाएगी, ये 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ये ऐसे से नहीं करेगा। अब बताओ ये ऐसे से कर रहा था, क्या ये ऐसे? ये एसएचएम नहीं होगा, ऑसिलेटरी मोशन। अरे हमने पढ़ा था एसएचएम के लिए साला थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, 10 डिग्री या उससे छोटा होना चाहिए साला, तो उसको बोलेंगे ऐसे से करे बस। अब ऐसे ऐसे कर रहा था, ये तो कौन है? ऑसिलेटरी मोशन है। थीटा उसके लिए क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। बताओ थीटा का वैल्यू स्मॉल होगा तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल वर्ड है? ए। आप बताओ, जी तो कांस्टेंट ही ना है। tan का वैल्यू ए बाई जी, अगर ए का वैल्यू जी से बहुत छोटा होगा तो थीटा भी क्या होगा? छोटा होगा। और थीटा छोटा होगा तो ये सिस्टम क्या करेगा? एसएचएम करेगा। कहने का मतलब हम ध्यान रखेंगे ये बात भी, फॉर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर डिस्कशन किया जाए तो ए का वैल्यू वेरी 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 लेस देन जी होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू जी से छोटा होगा तो ये सिस्टम एसएचएम करेगा। बोलो। और दो बातें ये ध्यान रखनी, ये थीटा एंगुलर एम्पलीट्यूड भी कहलाता है, और यहाँ पर अगर वर्टिकल लाइन से मैक्सिमम थीटा कितना होगा? बोले 2 थीटा होता है। तो ये प्लेन वर्टिकल में है और ये प्लेन हॉरिजॉन्टल में है। आप इसको नोट करो पहले।
हेलो, दीपक गुप्ता, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज, आवाज। मैंने लेट ज्वाइन नहीं किया यार, ये सिस्टम ढीला हो गया था। नेट गायब हो गया था इसमें से। प्लेन वर्टिकल में हमने सीखा, प्लेन हॉरिजॉन्टल में ऐसा होता है। बात करते हैं यहाँ पर सर्कुलर मोशन भी ऐसा हो सकता है। कार की सीलिंग से पेंडुलम कनेक्टेड है और कार मोशन कर रही है सर्कुलर पाथ। देख दीपक गुप्ता, हमने बताया कुछ नहीं, लिफ्ट है, लिफ्ट के सीलिंग से पेंडुलम कनेक्टेड है और लिफ्ट जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन ए एक्सीलरेशन से। तो फ्रेम कैसा हो गया? नॉन इनर्शियल। तो पेंडुलम की वो पे क्या लगेगा? शूडो। किधर लगेगा? नीचे, ए में। और एम जी लगी रहा है, तो बताइए नेट फोर्स नीचे कितना हो गया? एम जी प्लस है। और जितना फोर्स होगा उतना ही टेंशन वायर में आ जाएगा। तो बताओ इस केस में जी इफेक्टिव कितना आएगा? जी प्लस। जी बढ़ गया, जी बढ़ गया तो ठीक क्या होता? घट जाता। कहने का मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूव कर रहा है लिफ्ट के अकॉर्डिंग, ऊपर या नीचे एक्सलेट मोशन कर रहा है, तो फ्रेम नॉन इनर्शियल होता है। और जब फ्रेम नॉन इनर्शियल होता है तो उसकी वजह से फ्रेम का एक्स है ना, जी इफेक्टिव बदल जाता है। और जब जी इफेक्टिव बदलता है टी बदलता है। ये समझाया आप? लिफ्ट अगर डाउनवर्ड जाएगी तो क्या होगा? जी माइनस से। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मोशन कर रही है जी एक्सलेशन से, मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस समझ में नहीं आया? देखो भाई आप बताओ, वर्टिकल लाइन इसकी मीन पोजीशन, और वर्टिकल लाइन से मैक्सिमम थीटा कितना होगा? भाई हमें पता कि वर्टिकल लाइन से जो थीटा है वो तो मीन पोजीशन हुई। अब मीन पर जाएगा तो स्टॉप थोड़ी होगा, और ऊपर जाएगा। तो बताओ थीटा इधर है तो थीटा उधर भी होगा मीन से। तो मीन से अगर थीटा थीटा दोनों तरफ है तो वर्टिकल लाइन से मैक्सिमम थीटा कितना होगा? 2 थीटा। मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 2 थीटा होता है। वर्टिकल लाइन से लिखा मैंने, वर्टिकल लाइन। ओके। अब प्लेन अगर मान लीजिए यहाँ पर कार है, कार के स्लिंग से पेंडुलम कनेक्ट है, कार जा रही है ना सर्कुलर पाथ पर। तो देखो उसको घूमने के लिए क्या चाहिए कार को? रिस्टोरिंग फोर्स को, मतलब यहाँ पर क्या चाहिए उसको? सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए टुवर्ड द सेंटर। तो उसकी वजह से कार कैसा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल हो गया। तो बताओ कार अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो पेंडुलम के ऊपर क्या लगेगा? शूडो। किधर? आउटवर्ड। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रिपेटल अगर फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगता है तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगता है। बताओ कितना लिखना चाहिए? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन एम पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हम तो एक्स लिखना चाह रहे हैं। तो बताओ एक्स कितना होगा? वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। और जी कितना लग रहा है? वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है। तो बताओ उसके इसमें जी नेट इफेक्टिव यहाँ पर ऐसा होगा जी इफेक्ट, और वो कितना आ जाएगा? जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर। और जी इफेक्टिव यहाँ पर भी देखो ध्यान से बढ़ गया, तो जी इफेक्टिव बढ़ता तो बताओ टी इफेक्टिव यहाँ पर भी क्या होगा? घट जाएगा। 2 पाई अंडर रूट क्या लिखना पड़ेगा? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर होगा। जी बढ़ रहा है तो टी क्या होगा? घट जाएगा। अब यहाँ भी देखो वर्टिकल से कुछ एंगल पे इंक्लाइन हो जाएगा, ये बाहर की तरफ होगा ना। तो बताओ tan थीटा क्या लिख पाएंगे? बोलो। ए बाई जी होता है tan थीटा का वैल्यू। ए का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया? बेसिकली वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये बनेगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी यहाँ पर होगा। और आप पढ़ते भी इसको सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल से पैरेलल एंगल पढ़ते हैं ना, tan थीटा वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर जी होगा। तो थीटा कितना होगा? tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी होगा। अब यहाँ भी ध्यान रखना, ये थीटा बेसिकली एंगुलर एम्पलीट्यूड होता है। भाई कार स्ट्रेट रोड पे जा रही है, प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड पे, स्ट्रेट रोड पे जा रही है, पेंडुलम ऐसा होगा।
जिसे टर्न लिया, तो जब टर्न लेगा तो उसको क्या चाहिए, टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बताओ पेंडुलम पे क्या लगेगा, शूडो किधर, बाहर की तरफ, तो यहां से बाहर की तरफ जाएगा। तो पुरानी मीन पोजीशन क्या करेगी, एक्सट्रीम जैसा व्यू करेगी, और ये नई मीन आ गई, तो पुरानी मीन से नई मीन की तरफ जाएगा। तो बताओ फिनोमेना कैसा होगा, एक्सीलरेट मोशन होगा, और क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट करेगा ना। तो ये थीटा जो हम लिख रहे हैं बेसिकली वर्टिकल से बैक एंगल हुआ ये, लेकिन बेसिकली ये है कौन, इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड कहलाता है। और आप बताओ ये भी हमेशा एसएम नहीं होगा, अगर एसएम होगा तो यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू जी से बहुत छोटा होगा तो ही एसएचएम होगा। बताइए यहाँ पर 8 था तो यहाँ एक जगह कौन है, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू अगर जी से बहुत कम होता है तो ये सिस्टम एसएचएम करता है। तो कहने का मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पर मोशन कर रहा है, एक्स मोशन कर रहा है, तो उसके जी बदलता है, तो टी यहाँ पर ऐसे बदल जाता है। तो ये भी एक कैसे नोट कर लेंगे। उसके बाद देखो मॉडल है क्या आपके पास, एक क्वेश्चन करना मॉड्यूल में, क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड एक्सरसाइज। आईटी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पर अच्छा क्वेश्चन है, अपने लेवल का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमसे भी पूछे जा सकते हैं, पढ़िए आप इस क्वेश्चन को करना, देखो ऐसे लेवल बनाया उसने क्वेश्चन। एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 10। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड एक्सरसाइज हुआ, मॉडल लाए बहुत सारे। भाई क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पर T1, फिर उसने बोला गया है कि इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर मोशन करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है उसकी, y इक्वल्स टू kt स्क्वायर, इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपवर्ड एक्सेलरेशन करता है, तो उस केस में टाइम पीरियड का कितना है, T2 है। उसने बोला पहले वाला टाइम पीरियड तो कितना है, T1 है, तो उसने बोला कि बाद में कर, मान लीजिए इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अपवर्ड मोशन करे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो उस केस में उसका टाइम पीरियड T2 है। तो हम क्या करेंगे, ये उसका मोशन का इक्वेशन हो गया, किसका, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के मोशन का इक्वेशन हो गया ये। हम इस इक्वेशन से उसके मोशन का नेचर स्टडी करेंगे, उसका नेचर कैसे। तो देखो y कौन है, उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम पे डिपेंडेंट। तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और चेक करेंगे यार इसका मोशन किस टाइप का है, कांस्टेंट वेलोसिटी का है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन। तो देखो इसका हमने क्या करा, y का टाइम से डिफरेंशिएट किया, तो बताओ y dy by dt होगा, और ये क्या बनेगा, वेलोसिटी कितना आना चाहिए, 2k into t आया। और फिर हमें पता है कि देखो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड आ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी वेरिएबल हुआ तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। तो हमने एक बार फिर इसका डिफरेंशिएट किया तो d2y by dt स्क्वायर हुआ, और ये कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 यहाँ पर k, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन। k का वाले क्वेश्चन में दिया 1, देखो ना यार, मतलब हमें समझ में आ गया कि सिचुएशन में इसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो तो बताओ फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल हो गया, उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इस एक्सिस से मोशन कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, तो इस बताओ इसमें जी फैक्टर कितना होगा, जी प्लस ए होगा। अब आपसे बोला जा रहा है, हमें पता है कि टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है ना। और यहां पर अगर देखें तो टी का जी से क्या रिलेशन है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट जी होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं T1 अपॉन T2 का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट G2 अपॉन G1,
अबे इनवर्स रिलेशन है ना, G2 कौन बाद वाला G और G1 कौन पहले वाला G, पहले वाला G तो G है, ये तो G है ना, पर G2 बाद वाला G कितना हो गया, बोले इस एक्सिस से अपवर्ड मोशन कर रहा था, G इफेक्टिव कितना होगा, G प्लस है, G प्लस यहाँ पर A होगा। स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग में पूछना है आपसे T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, G प्लस है, G का मतलब 10 प्लस 2 अपॉन 10 कितना आ रहा है 6/5। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन एग्जाम में पूछना तरीका उसका, आईआईटी एडवांस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डेटा भी चेंज नहीं की हम लोगों ने, बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन वहां से उठाया था, मतलब वो पूछ सकता है तो हमसे भी पूछा जा सकता है, और हमसे और चेंज कर सकता है इसमें, देखो चेंज क्या कर सकता है, सुनो, अगर मान लो यही क्वेश्चन होती और आगे माइनस होता तो क्या होता, अगर माइनस होता तो माइनस को भूलना नहीं है, माइनस को लेके चलना है, कई बार बच्चा जल्दबाजी में रहता है, माइनस नहीं लिखता, वो सीधा डिफरेंस करता, ओहो ये तो सिंपल है 2k, 2k, ध्यान रखें आगे माइनस होता है तो यहां भी माइनस को रखना है, यहां भी माइनस को रखना है, इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेशन नहीं रहा, रिटार्डेशन हो, और अगर रिटार्डेशन है तो क्या होगा G माइनस, आगे माइनस होने का मतलब ये एक्सेशन नहीं रहा, क्या हो गया रिटार्डेशन हो गया, ये ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि y इक्वल टू kt स्क्वायर नहीं है, y इक्वल टू kt है केवल, तो एक्शन 0 हो गया, और जब एक्शन 0 G फैक्टर कितना होगा G होगा, पहले भी G था, अब भी कितना G होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन 0 तो कोई इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं, और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं तो बताओ G फैक्टर कितना होगा G होगा, तो बताओ रेशियो कितना बनेगा 1:1 हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर नीचे आगे पीछे अगर एक्सेल मोशन करता है तो G यहां पर ऐसे चेंज होता है, और G चेंज होने से T ऐसे चेंज हो जाता है। ये सिंपल पेंडुलम के दो पार्ट पढ़े हम लोग, पहला पार्ट तो था कि एल को चेंज करें G को चेंज करें तो टी चेंज होता है, दूसरा हमने बोला कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को मोशन दें ऊपर नीचे तो G ऐसे चेंज होता है, तीसरा केस एक और होता है, देखो वो भी हम समझे। अब हम क्या करेंगे, दोनों बातें नहीं करेंगे चेंज, हमारा अभी तक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था वो अभी तक वो था ना रेस्ट कंडीशन में, हम रेस्ट करेंगे, लेंथ भी चेंज नहीं करेंगे, G भी चेंज नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे कुछ नया काम करेंगे, बोले नया काम, बोले बाहर से किसी एजेंसी से इस बॉब पर कोई फोर्स लगाएंगे, क्या करेंगे, बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंसी से इस बॉब पर कोई फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने की वजह से भी उसका G बदल जाता है, बोलिए, अभी तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर नीचे मोशन कर रहा था, कौन सा मोशन, एक्सीलरेट मोशन कर रहा था, G बदल रहा था, पर अब हम वो भी नहीं करेंगे, हम बोलते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, प्लेन वर्टिकल में रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन रेस्ट कंडीशन, ये जो बॉब यहां पर है इसका मास m है, इसका वॉल्यूम मान लीजिए v है, और इसका मटेरियल डेंसिटी सिग्मा है, और ये एयर में सस्पेंडेड है और ऑसिलेशन कर रहा है, तो आप बताओ इस कंडीशन में अगर देखें तो ग्रेविटी फोर्स नीचे mg लगेगी, तो ऊपर टेंशन आएगा, और टी इक्वल्स टू mg, तो उस केस में नेट फोर्स कितना होगा 0, ये मीन पोजीशन होगी इसकी, बताओ मीन पोजीशन की सिचुएशन पर इसमें g कितना है, g है, तो बताओ उस केस में डायमीटर का फॉर्मूला क्या लगेगा 2π√L/g होगा, और ये इसका टी एयर कहलाता है, एयर में अगर उसको ऑसिलेट कराया जाए तो उसका डायमीटर यहां पर ऐसा, सिंपल केस, सिंपल प्रॉब्लम ऑसिलेशन कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस बॉब को किसी लिक्विड में डिप करा के ऑसिलेशन कराते, किसमें, लिक्विड में डिप करा के ऑसिलेशन कराते, मान लेते हैं जो लिक्विड यहां पर इसमें जिसमें डिप कराया उसमें इसका डेंसिटी कितना रो है, लिक्विड का डेंसिटी रो है, और उसमें डिप करके ऑसिलेशन करा रहा है, अब क्या होगा, वैसे एक फोर्स पिक्चर में और आ जाएगा, कौन सा, बायनेंसी फोर्स, किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, हमने बोला यार mg तो नीचे लग ही रहा था, एक फोर्स पिक्चर में और आ गया बायनेंसी फोर्स, बताओ इसकी वजह से होगा क्या, बेसिकली इस पे लगने वाला नेट फोर्स कम हो जाएगा, आप बताओ पहले mg था तो t के बराबर mg आ रहा था, अब t का वैल्यू कितना होगा mg माइनस v/g, बोलो ना यार, पहले फोर्स mg था, अब क्या होगा mg थोड़ा कम हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे f नेट, यहाँ पर जो भी होगा उसका वैल्यू होगा mg माइनस v/g होगा, बोलो, अब आप बताओ mg माइनस v/g यहाँ पर f नेट होगा, अगर मैं इसको बोलूं तो ये होगा mg नेट इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे mg माइनस v/g, आप बताओ फोर्स चेंज हुआ है, और फोर्स बॉब पे लग रहा है, तो बॉब का मास थोड़ी चेंज हुआ है, पर फोर्स चेंज हो रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा, तो फिर क्या चेंज होगा, जी चेंज होगा, तो हमने बोला यार फोर्स नेट की वैल्यू mg माइनस v/g है, तो इसमें बोलेंगे एफ नेट का मतलब mg नेट, m तो वही रहेगा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ जी नेट कितना आ जाएगा, g माइनस v/g अपॉन m, देखो ध्यान से,
और m कौन है? मास ऑफ बॉब होता है, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये होगा g और ये होगा v रो g अपॉन v इंटू सिग्मा होगा। v से v कैंसिल आउट हुआ, g कॉमन आ जाएगा। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? यहां पर अगर जी नेट की बात करें तो ये आएगा G1 माइनस रो अपॉन सिग्मा हो। बताओ पहले जी था, पर जब लिक्विड में डिप किया तो बायन्सी फोर्स पिक्चर में आया तो उसने जी का इफेक्ट को कम कर दिया, इसमें जी वैल्यू कम हुई। जी कितना हो गया? G1 माइनस रो अपॉन सिग्मा हो गया। रो कौन है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और सिग्मा कौन है? डेंसिटी ऑफ। बताओ पहले से जी कम हुआ कि ज्यादा? जी कम हो जाता है, और जब जी कम होता है तो टी क्या होगा? बढ़ जाता है। टी लिक्विड में अगर मैं डिस्कस करूं तो उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन G1 माइनस रो अपॉन सिग्मा होगा। अब आपको पता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी तो कौन है? टी एयर भी तो कहलाता है, तो उसको बोल सकते हैं टी एयर अपॉन अंडर रूट में यहां पर होगा 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा होगा। बताइए टी लिक्विड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जब एयर में ऑसिलेट कर रहा था तो उसका टाइम कितना? 2 पाई एल बाई जी था, लेकिन जब इसको लिक्विड डिप करते हैं तो बायन्सी फोर्स ऊपर लगता है, उसकी वजह से इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाता है। अरे फोर्स कम होने का मतलब जी कम हो जाता है। फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, मास थोड़ी कम होता है। बोले जी कम होता है, तो जी कम होने से टी क्या होता है? बढ़ जाता है। जी कितना कम हुआ? बोले G1 माइनस रो अपॉन सिग्मा होता है। तो टी यहां पर क्या होगा? 2 पाई अंडर एल बाई G1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। अगर मैं टी लिक्विड को टी एयर के फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा? टी लिक्विड इक्वल्स टू टी एयर अपॉन अंडर 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा होगा। तो बाहर से हमने बायन्सी फोर्स बॉडी पे लगाया, और अगर फोर्स बाहर से एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गया बायन्सी फोर्स, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जी बदलता है, तो टी ऐसे बदल जाता है। नोट करिए, एक कोर्स में है ना, एक कंडीशन और बन सकती है ऐसे, मान लीजिए मैं आपको दूंगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं पढ़ी ना अभी, पर क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? बाहर से किसी एजेंसी से बॉब पर फोर्स लगा रहे हैं, और जब फोर्स लगता है तो इसका जी बदलता है, तो टी बदल जाता है। ये समझा? और क्या करना है भाई? आप बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना इस पे लगेगा भाई, चार्ज हमने क्यों दे दिया बॉब को, उसका मास कितना एम है, चार्ज उसको क्यों दे रहे हैं, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करा रहे हैं। तो हमें भी पता है कि चार्ज अगर पॉजिटिव होता है तो जिस तरफ फील्ड होता है उस तरफ फोर्स काम करता है, और फोर्स अगर चार्ज यहाँ पर क्यू है, पॉजिटिव चार्ज क्यू, और ई इलेक्ट्रिक में ऑसिलेशन कराया जाए, तो बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? क्यू ई होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? क्यू ई। उसकी वजह से बॉब को कितना एक्सटेंशन प्रोवाइड होगा? क्यू ई बाई है। किधर लगेगा वो? डाउनवर्ड लगेगा। अब वो डाउनवर्ड और जी ऑलरेडी लगी रहा है, तो बताओ उस केस में जी इफेक्टिव बढ़ा कि घटा? बोले जी तो ऑलरेडी लगी रहा था, लेकिन यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव होने से फील्ड डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्शन यहाँ पर डाउनवर्ड मिलेगा, और उसका वैल्यू होगा क्यू ई बाई एम होगा।
अब बताओ ए भी बढ़ गया और जी भी बढ़ गया, मतलब जी को सपोर्ट कर रहा ना इसने, तो बताओ यहाँ पर जी इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो बताओ टी इफेक्टिव क्या होगा इसके, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस यहाँ पर होगा क्यू ई बाई एम होगा। बताओ जी बढ़ा तो टी क्या होगा, घट जाएगा, अगर चार्ज नेगेटिव होता तो। चार्ज अगर नेगेटिव होता तो फील्ड जिस तरफ होता है उसके अपोजिट में फोर्स काम करता है ना, तो फोर्स ऊपर होता, फिर क्या होता, तो एक्सेशन ऊपर आता, तो जी माइनस क्यू ई बाई एम होता है, उस केस में जी घटता तो डी क्या होता, बढ़ता। बोलिए, अगर ये फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, चार्ज पॉजिटिव है, जिस तरफ फील्ड लगता है उस तरफ फोर्स काम करता, तो क्यू ई बाई एम जो आएगा ना एक्सेशन, किधर होता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जी कहां लगता है, नीचे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो बताओ उसका सी इफेक्टिव कितना होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर, तो जी बढ़ा के घटा, जी बढ़ गया तो ठीक क्या होगा, घट। एंगल भी निकाल सकते, वर्टिकल से होगा ना, इंक्लाइन एंगल होगा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए बाई जी, ए का वैल्यू क्यू ई बाई एम जी, क्यू ई अपॉन एम जी, कर सकते हैं भाई। तो मेरा ये कहना, ये तीसरा केस है, बाहर से हम कोई फोर्स बॉब पे लगा रहे हैं तो उसकी वजह से टी जी बदलता है, तो टी फिर बदल जाता है। ध्यान रखेंगे बायंसी वाले केस पे हमेशा जी कब होगा, क्यों, क्योंकि बायंसी फोर्स हमेशा कहां लगेगा, अपवर्ड लगेगा, तो जी को हमेशा कम करेगा। इसमें एक ही केस बनेगा, जी माइनस वन अपॉन रो है ना, जी वन माइनस रो बन सकता, जी हमेशा यहाँ कम होगा तो टी हमेशा बढ़ेगा, लेकिन उस केस में जी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अबे इलेक्ट्रिक फोर्स वाले केस में जी भी बढ़ भी सकता है, और लेकिन यहाँ की अगर बात हो, यहाँ जी हमेशा, बोलो ना भैया, यहाँ पर जी हमेशा घटेगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स कितना था एम जी, लेकिन यहाँ कितना एम जी माइनस जीरो जी, क्योंकि बायंसी हमेशा ऊपर लगता है, तो जी हमेशा यहाँ घटेगा तो टी हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन वहां जी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो ये तीन सिचुएशन ध्यान रखेंगे। पहला केस हमने पढ़ाया था, जो आपको कल से स्टार्ट किया था मैंने, लेंथ को चेंज करें, जी को चेंज करें सराउंडिंग का, या मास को चेंज करें, या सेंटर मास की पोजीशन चेंज करें, तो टी चेंज होता है। बोलो ना यार। दूसरा केस हमने आज स्टार्ट किया था कि सब कुछ कांस्टेंट हो, लेकिन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को ऊपर नीचे आगे पीछे एक्सेंट मोशन कर दे तो जी चेंज हो जाता है, होता ना शूडो फोर्स की वजह से। और तीसरा केस एक और है कि जो दोनों चेंज किए वो बिल्कुल चेंज नहीं करे, मतलब क्या करें, बाहर से कोई फोर्स बॉडी पे लगा दे तो उसकी वजह से भी जी बदल जाता है, तो टी यहाँ पर बदल जाता है। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो उसमें एक नेम सुना होगा आपने, सेकंड्स पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे हैं हम लोग, पता है ना आपको, उसका एक स्पेशल केस आता है सेकंड पेंडुलम। क्या होता है सेकंड पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है, कांस्टेंट होता है, और कितना होता है, 2 सेकंड होता है, उसको बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड डेफिनेट होता है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं। एक साइकिल पूरा होने में टाइम उसको 2 सेकंड लगता है, उसको बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम, नेम से पता चल रहा है। या यूं बोलते हैं ऐसा सिंपल पेंडुलम जो वन एक्सट्रीम पोजीशन से अदर एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में टाइम, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जाने में टाइम 1 सेकंड। अब एक्सट्रीम से पहले मीन पर आएगा, मीन से फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, टाइम कितना हुआ, t/2। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जाने में टाइम, बोलो, 1 सेकंड होता है, या वन साइकिल पूरा करने में टाइम 2 सेकंड लेता है, उसको बोलते हैं सेकंड्स पर। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसा होगा, पर इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 सेकंड होगी, कांस्टेंट होगी, बदलती नहीं है। अब आप बताओ, टी अगर कांस्टेंट है तो ये तभी हो सकता है जब एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी होता है। आपको पता जी तो बदलेगा ना यार, अर्थ की सरफेस पे जी का वैल्यू अलग अलग होता है हर जगह, मतलब जी बदलता है तो फिर यहाँ बदलना चाहिए क्या, लेंथ, क्योंकि हमें पता है इसका टी तो क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब ये ऐसा पेंडुलम है, सेकंड्स पेंडुलम, इसके नेम से पता चल रहा है कि ये ऐसा पेंडुलम इसका टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है, कांस्टेंट होता है, कितना, 2 सेकंड। हम उसको यहां से वहां लेके जाएं, या वहां से यहां लेके जाएं, तब जी बदलता है, पर जी बदलने से इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं करता। ये तो क्या हो गया, कांस्टेंट, तो फिर जी बदलने से क्या बदलता है, इसकी लेंथ बदलती है। कहने का मतलब ध्यान रखेंगे, ये ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड तो डेफिनेट होता है, कांस्टेंट होता है, 2 सेकंड होता है। यहां से वहां से यहां लेके जाएंगे तो जी बदलेगा, पर जिस रेट से जी बदलेगा हम उसी रेट से उसकी लेंथ को चेंज कर देते हैं, ताकि टी क्या रह जाए, कांस्टेंट। हम किसी प्लेस पे सेकंड पेंडुलम उसी को कहेंगे जिस लेंथ के करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड कितना है,
2 सेकंड है, हम उसको बोलते हैं सेकंड स्पेंडुलम। तो ये प्रॉपर्टी है इस पेंडुलम की, ये पेंडुलम का टाइम पर तो ऐसा होता है, पर इसका टी क्या रहता है? कांस्टेंट। अरे जी बदलता है तो उसी रेट से हम क्या बदलते हैं? इसकी लेंथ को बदलते हैं, लेकिन टी क्या रहता है? कांस्टेंट। आप समझो टी अगर कांस्टेंट तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी आएगा। मतलब जी को अगर मैंने जी/2 कर दिया तो लेंथ भी कितनी होगी? L/2, ताकि टी क्या रह जाए? कांस्टेंट। तो लिखेंगे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसकी प्रॉपर्टी ये कि टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम time period of second pendulum remains constant 2 seconds, but its length can be changed. सेकंड पेंडुलम में इसका टाइम पीरियड तो 2 सेकंड होता है, कांस्टेंट होता है, और रिजल्ट इसका ऐसा होता है। अब हमें पता है कि अगर ये कांस्टेंट होता है तो ये तभी हो सकता है जब जी और एल में रिलेशन क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये ऐसा पेंडुलम है कि यहां से वहां इसको लेके जाऊंगा तो जी तो बदलेगा, पर जी को बैलेंस कौन करेगा? लेंथ करेगा। मतलब इसकी लेंथ तो वेरिएबल होती है, पर इसका टी क्या रहता है? कांस्टेंट। बोलो। एक क्वेश्चन भी लिखना है इसको डाइजेस्ट करने में। Find time periods of lengths of seconds pendulum. Find time periods and lengths of second pendulum. Find time periods and lengths of second pendulum at the surface of Earth. At the surface of Earth and surface of Moon. At the surface of Earth and surface. बोलो। नहीं बताओगे? बताओ टाइम पीरियड के बारे में क्या विचार है? अबे सेकंड पेंडुलम है ना, तो टाइम पीरियड तो फिक्स ही हो गया ना। चाहे मून पे बात करे, चाहे है ना अर्थ पे बात करे, ईच एंड एवरी प्लेस पे टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा। 2 सेकंड। टी अर्थ टी मून की बात करते 2 सेकंड होता है, कांस्टेंट होता है। यस और नो? अब बात से पूछ रहे अर्थ पर लेंथ और मून पर लेंथ कितना हो? तो लेंथ अर्थ पर कितनी होती है? 1 मीटर। तो कैलकुलेट कर ले हम लोग। कैसे करेंगे कैलकुलेट? बोले अर्थ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ। 2 पाई। बोलो ना यार। 2 पाई अंडर रूट एल अर्थ अपॉन जी अर्थ, ये तो फॉर्मूला होता है बेसिक। बताओ टी अर्थ का वैल्यू। और ये कितना? 2 पाई अंडर रूट एल अर्थ अपॉन जी अर्थ कितना होगा? जी। जी का वैल्यू 10 को बोल सकते हैं अबाउट में पाई स्क्वायर। ये ध्यान रखना, जब भी टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जी को यूज करना चाहे तो हमेशा पाई स्क्वायर लिखना, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अबे जी का मतलब पाई स्क्वायर होता है 3.14 का होल स्क्वायर, है ना भाई? तो सोल हो जाएगा। पाई स्क्वायर से पाई साफ, 2 से 2 साफ। बताइए ये एल का वैल्यू अबाउट में, अर्थ पर एल का वैल्यू अबाउट में 1 मीटर होगा। अब वर्बली ध्यान रखेंगे आज के बाद कि अर्थ की सरफेस पर सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। अर्थ की सरफेस पे हम उसी पेंडुलम को सेकंड पेंडुलम बोलेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। क्योंकि अगर उसकी लेंथ 1 मीटर हुई तो उसका डायमीटर कितना आएगा? 2 सेकंड आएगा। हम उसको बोलेंगे सेकंड्स। अब इसको कहां ले गए हम? मून पे लगे। तो बताओ मून पर इसकी लेंथ क्या होगी? तो हमें पता टी तो कांस्टेंट ही होता है यार। तो टी तो कांस्टेंट होता है 2 सेकंड। और जब टी कांस्टेंट है तो बताओ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। अब आप बताइए एल एल और जी में रिलेशन प्रोपोर्शनल है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या? एल मून अपॉन एल अर्थ। बोलो। एल मून अपॉन एल अर्थ का मतलब जी मून अपॉन जी अर्थ हो जाएगा।
बताओ जी मून कितना है, g/6, और ये कितना है g, तो रेशियो कितना आएगा 1/6। अब बताओ एल मून अपॉन एल अर्थ का रेशियो कितना है 1/6, और एल मून का वैल्यू कितना होता है, एल अर्थ का वैल्यू कितना आता है 1/6। तो बोल सकते हैं क्या एल अर्थ का वैल्यू, एल मून का वैल्यू अबाउट में कितना आएगा 1/6 मीटर होगा। और वैसे भी राइट बोल सकते हो भाई, जी का वैल्यू वहां कितना है g/6, तो लेंथ भी कितनी होगी l/6। बताओ अर्थ पे लेंथ कितना आया, तो बताओ वहां पर कितना होगा 1/6। अल्टीमेटली चेंज क्या हुआ, लेंथ चेंज हुई, टी चेंज नहीं। हम मून पे उसी पेंडुलम को सेकंड पेंडुलम बोलेंगे जिसकी लेंथ 1/6 मीटर होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कौन सा पेंडुलम वही पढ़ रहे हैं, सेकंड में। इसका टाइम पीरियड क्या होगा कांस्टेंट, यहां से वहां लेके जाएंगे, वहां से यहां लेके जाएंगे, तब भी जी बदलता है, लेकिन इसकी टी में कोई चेंजेस, चेंज कौन होगा, लेंथ चेंज। अब ऐसे एक पेंडुलम और होता है हाइपोथेटिकल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम, हाइपोथेटिकल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास ऐसा कोई बड़ा पेंडुलम है जिसकी लेंथ हजारों किलोमीटर में, अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल में है उसकी लेंथ। अर्थ की रेडियस जानते हैं आप 6400 किलोमीटर की लेंथ है उसकी, उसकी ऑर्डर का लेंथ अगर है तो उस केस में उसका टी क्या होगा। तो मैं आपको समझा दूं, अभी तक हमने जो टेम्परेचर का फॉर्मूला यूज किया ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी, ये छोटी लेंथ के लिए एप्लीकेबल है, ये प्रैक्टिकल सिंपल पैटर्न के लिए एप्लीकेबल है, ये उसी के लिए लगता है जिसकी लेंथ 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 20 मीटर छोटी लेंथ होती है, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। पर लेंथ कभी हजारों किलोमीटर में आ जाए, लेंथ ऐसी आ जाए कि उसकी लेंथ अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल में है, तो उस केस पे टी एप्लीकेबल नहीं। फिर उसका अपना एक डेरिवेशनल फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन से आता है वैसे तो, लेकिन हम सीधा लिख रहे हैं कि अगर लार्ज लेंथ की बात होती है तो टी को हम इस फॉर्मूले से स्टडी करते हैं, और ये फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट 1/1/L प्लस 1/R इंटू जी होता है। अर्थ की सरफेस पर हम डिस्कस करें तो सिंपल पेंडुलम का जो लार्ज लेंथ वाला पेंडुलम है ना, उसका टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एक्चुअल में टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही होता है, हम जो पढ़ रहे थे ये इसी का एक स्पेशल केस होता है। अब बताओ ये एल कौन है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, आर कौन है, अर्थ की रेडियस होती है, जी कौन है, अर्थ की सरफेस का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो पेंडुलम ये पढ़ रहे थे, और ये जो केस है इसी का एक स्पेशल केस है कि जब लेंथ बहुत छोटी होती है तो हम ये फॉर्मूला बना लेते हैं, पर लेंथ अगर खुद अपने आप में लार्ज लेंथ है, आर के कंपेरेबल में है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। बोलो, अभी तक हमने जो पढ़ा ना, ये पढ़ा, देखो सुनो, एल का वैल्यू वेरी 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 लेस आर है, हमने अभी तक यही पढ़ा है। हमने ऐसा सिंपल पेंडुलम पढ़ा जिसकी लेंथ बहुत छोटी है, कितनी, आर के कंपेयर में बहुत छोटी है। तो अगर ऐसा है तो क्या ऐसा बोल सकता हूं 1/L का वैल्यू वेरी 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 1/R है। अरे आप समझ रहे हो कि मैं ही समझ रहा हूं बस, भाई ऐसा होता तो ऐसा बोल सकते हैं ना यार। अब 1/L का वैल्यू इसकी रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो गया, तो 1/L के रेस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं साले, यार बहुत बड़ा है ना इससे, तो बताओ इसके रेस्पेक्ट में इसको जीरो मान ले, तो अगर ये जीरो हो गया तो बताओ क्या बनेगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और हमने अभी तक यही पढ़ा है। पर मैं आपको समझा रहा हूं ये इस रिजल्ट का एक स्पेशल केस है कि जब लेंथ आर के कंपेयर में बहुत छोटी होती है तो रिजल्ट ऐसा बन जाता है। पर अगर खुद लेंथ की वैल्यू ऐसी आ जाए कि एल का वैल्यू वेरी 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 1/R, साला आर बहुत बड़ा है, खुद एल का वैल्यू आर से बहुत बड़ा हो, मतलब हजारों से भी हजारों किलोमीटर हो, ये तो मतलब हुआ। इसको ब्रैकेट में एक वर्ड से बोल सकते हैं कि एल का वैल्यू साला इन्फिनिट है, और क्या। आप बताओ एल का वैल्यू आर से बहुत बड़ा हो, आर कौन कितनी होती है 6400 किलोमीटर से भी कई गुना बड़ा हो, इसका मतलब इसको बोल दो भैया इन्फिनिट हो जाए। तो लेल का वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाए तो उस केस में फॉर्मूला ये लगेगा, फिर और ये लगेगा, तो बताओ टी क्या बनेगा 1/L, एल का वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट, तो 1/infinity कितना होगा जीरो, तो बताओ उस केस में 2 पाई अंडर रूट यहाँ पर क्या बनेगा आर बाई जी होता है। अब आप बताओ एल का वैल्यू इन्फिनिटी है, बहुत बड़ी लेंथ है, इसकी बड़ी लेंथ है, किससे बड़ी लेंथ कभी पॉसिबल नहीं, तब इससे बड़ी लेंथ पॉसिबल नहीं है तो इससे बड़ा भी टाइम पीरियड पॉसिबल नहीं है,
और ये टाइम पर यहाँ पर फाइनाइट आता है। देखो 2 पाई जानते हैं, आर जानते हैं, जी जानते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 84.6 मिनट आती है, जो अबाउट में क्या कहलाती है 1.5 आवर के अबाउट कहलाती है। ये तो मतलब है। तो हम ध्यान रखेंगे ऐसा कोई पेंडुलम जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, अगर वो अपना एक साइकिल पूरा करता है तो उसको एक साइकिल पूरा करने में टाइम कितना लगता है 1.5 घंटा लगता है। ये वो टाइम होता है जिसमें हमारी क्लास पूरी हो जाती है। मैं आता हूँ और ये स्टार्ट होता है, मैं पढ़ा के जब जाऊंगा 1.5 घंटे में तब ये एक साइकिल पूरा करेगा। यही तो मतलब। तो हमारी क्लास हमने 1.5 घंटे इसलिए रखी ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। आप बताओ ना 85 मिनट की क्लास होती है हमारी, हम 1.5 घंटे की भी कर लेते हैं, 2 घंटे की क्लास दिया करते थे हम लोग, पहले छोटा करते हैं टाइम पे साला 1.5 घंटे की, ताकि बच्चों को याद रह जाए। मतलब समझ लो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये वो समय है, ये वो टाइम से हमारी क्लास पूरी हो जाती है। अब बात देखो सुनना, ये इसलिए भी बताया जा रहा है कि ये सिंपल पेंडुलम की लाइफ का सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है। इससे बड़ा टाइम पीरियड कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। बोले क्यों पॉसिबल नहीं होता? बोले इससे बड़ी लेंथ पॉसिबल नहीं। जब इससे बड़ी लेंथ पॉसिबल नहीं तो इससे बड़ा टाइम पीरियड पॉसिबल नहीं है। तो ये सिंपल पेंडुलम की लाइफ का सबसे बड़ा टाइम पीरियड माना जाता है। नोट लिख लें आप लोग, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। इट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड of simple pendulum in oscillating condition। अगर कोई सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन करे तो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टाइम पीरियड कितना होता है 84.6 मिनट होता है, अबाउट में 90 मिनट्स होता है, 1.5 घंटा होता है। पूछते एग्जाम में, पूछता है क्या पूछता है वो देखो, मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी, और ऑप्शन देता 4। क्या पूछा उसने? मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी, और 4 ऑप्शन देता है, इनफाइनाइट, 84.6 मिनट, फलाना, ढिमकाना। तो 50% बच्चा इनफाइनाइट टिक करके आता है। उसने बोला मैक्सिमम टाइम पीरियड है ना सिंपल पेंडुलम विल बी, तो बोलता है इन्फिनिटी। वो बोलता है यार मैक्सिमम पूछ रहा है, इन्फिनिटी ऑप्शन दिए ही है, इससे बड़ा क्या हो सकता है साला, संभाल। पर मैं आपको समझा दूं, इन्फिनिटी का मतलब होता है डज नॉट ऑसिलेट। इन्फिनिटी का मतलब क्या समझते हैं? इन्फिनिटी का मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो, और ये फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब ऑसिलेशन नहीं करता। जब ऑसिलेशन नहीं करता तो फिर टाइम पीरियड किस बात का? तो न्यूमेरिकली इनफैक्ट हमें लगता है मैक्सिमम है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो फिर मीनिंग मैक्सिमम किसको बोलेंगे? 84.6। इसको मैक्सिमम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे बड़ी लेंथ पॉसिबल। बोलो ना, मैं कुछ समझा रहा हूँ, बात समझ आ रही है आपको? हम जो ये पढ़ रहे थे ये छोटे पेंडुलम के लिए एप्लीकेबल है, और ये ही एक इसका स्पेशल केस कहलाता है। पर जब लेंथ लार्ज होती है तो फॉर्मूला हमें ये लगाना पड़ता है। उस केस में अगर लेंथ का वैल्यू इन्फिनिटी को ऐसा हो जाता है। एक केस और बन जाता है कभी कभी, यहाँ पर बोलता है कि मान लीजिए ऐसा वो सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ आर के बराबर हो। आर कौन? अर्थ की रेडियस। तो बताओ उस कंडीशन में टी कितना हो? बोले 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन आर, और 1 अपॉन आर कितना आएगा? आर अपॉन 2 जी होता है, और इसकी वैल्यू अबाउट में 59.8 मिनट होती है। और अबाउट में इसको क्या बोलते हैं? 1 आवर के। तो ये भी ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए वो ऐसा कोई सिंपल पेंडुलम ले जिसकी लेंथ अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल हो, अर्थ के रेडियस के बराबर हो, तो उस केस में उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 1 आवर होता है। तो ये सब बातें हैं जो रटने वाली है, ज्यादा कोई उलझने वाली बात नहीं है, कुछ याद वाद नहीं करनी, कोई एग्जाम में आता वाता नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। ये तो मेरे को पैसे मिलते हैं इसलिए मैंने पढ़ा दिया आपको। आप सोचो 45 क्वेश्चन पूछता फिजिक्स में से, ऐसे जम के 2 क्वेश्चन पूछने की उसकी राइट्स है, वो ये क्वेश्चन पूछेगा क्या आपसे? यार पागल हो गया क्या? पहले पूछ चुका होगा एसएसएमबी काइनेमेटिक्स से, एनर्जी से, स्प्रिंग पेंडुलम से, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सब रट्टाफिकेशन है, फिर भी याद कर लेना, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी सब बेकार की बात है। ये फॉर्मूला एक बार आंख बंद करके बोल लो, क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर इंटू जी होता है ना। लेंथ अगर लार्ज हो जाए तो हम इसको यूज करते हैं, अदरवाइज तो हम ये सिंपल लेंथ यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बस इसमें याद रखने वाली बात ये है कि अगर लेंथ इंफिनिटी हो जाए तो टाइम पे मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है? 1.5 घंटा होता है। ओके, अब बात चलते हैं लास्ट पॉइंट इसका, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है और कोई नहीं पूछे तो मैं तो पूछूंगा ही पूछूंगा।
यहां से। आपने दो वर्ड पढ़े होंगे, सेम फेज अपोजिट फेज। नाम सुना है कि आपने सेम फेज अपोजिट? सेम फेज का मतलब अगर दो पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेम फेज का मतलब पाई का इवन टर्म मल्टीपल फेज डिफरेंस, और अपोजिट फेज पाई का ओड मल्टीपल टर्म फेज, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। नहीं होता ऐसा बेटा। तो अब बात समझना ध्यान से। मेरे पास दो सिंपल पेंडुलम है। कितने हैं? एक शॉर्ट पेंडुलम है और एक लॉन्ग पेंडुलम। लिखना मत, मेरी बात सुनना पहले। कितने पेंडुलम है? दो पेंडुलम है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। जो शॉर्ट है उसकी लेंथ को शॉर्ट एल शॉर्ट बोलते हैं, LS, और उसकी लॉन्ग लेंथ है तो लॉन्ग LL। जब इसका टाइम पीरियड देखो, इसकी लेंथ शॉर्ट है तो उसका टाइम पीरियड भी शॉर्ट होगा, TS, और इसका टाइम पीरियड कितना होगा? TL। मेरे पास दो सिंपल पेंडुलम है, एक शॉर्ट पेंडुलम है, एक लॉन्ग पेंडुलम है। जिसकी लेंथ शॉर्ट है उसका टाइम पीरियड भी शॉर्ट होता है। जब टाइम पीरियड शॉर्ट होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जल्दी जल्दी मूव करता है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये पेंडुलम ऐसा है जिसकी लेंथ बड़ी होती है तो उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होता है। ज्यादा होने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। स्लो 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 मोशन। इन दोनों की ऐसी प्रॉपर्टी है। ये दो सिंपल पेंडुलम है, दोनों यहाँ पर अगर देखें तो दोनों की नेचर कुछ इस तरह से है कि एक का टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा और एक का टाइम पीरियड थोड़ा कम। तो जब टाइम पीरियड ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। और टाइम पीरियड कम तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। एक ट्विन फ्लो जल्दी जल्दी करता है और एक स्लो स्लो करता है। ऐसी इसकी नेचर। अब बात को समझना, ये दोनों सिंपल पेंडुलम रिजिड सपोर्ट से प्लेन बॉडी में रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है। अब ये दोनों पेंडुलम t = 0 पर एक साथ एक ही पोजीशन से एक तरफ मोशन स्टार्ट करते हैं। एक साथ एक ही पोजीशन से एक तरफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब t = 0 पर दोनों सेम फेज में। एक साथ एक ही पोजीशन से एक तरफ मोशन स्टार्ट करने का मतलब एक ही पोजीशन पे दोनों, दोनों का फेज एंगल सेम सेम। अब जो दोनों का फेज एंगल सेम सेम है तो बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। और जब फेज डिफरेंस 0 तो बताओ दोनों किस फेज में? सेम फेज। तो दोनों पेंडुलम t = 0 पर एक साथ एक ही पोजीशन से एक तरफ मोशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में दोनों का फेज डिफरेंस कितना होता है? 0, मतलब दोनों सेम फेज में होते हैं। यस और नो? अब जैसे इनका मोशन स्टार्ट हुआ, छोटा वाला पेंडुलम थोड़ा जल्दी जल्दी चलता है और बड़ा वाला थोड़ा धीरे धीरे चलता है ना, नेचर उसकी। पहले दोनों एक साथ थे, एक ही पोजीशन से स्टार्ट हुए, लेकिन जैसे रन करना स्टार्ट करते हैं छोटा वाला थोड़ा जल्दी चलता है और बड़ा वाला थोड़ा धीरे चलता है। और टाइम के साथ यहाँ पर अगर कुछ दिखा तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन क्रिएट होने लगता है। और ये सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ने लगता है। छोटा वाला और छोटा जल्दी जल्दी आगे जाता है और बड़ा वाला और टाइम के साथ पीछे होता जाता है। और जब दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन क्रिएट हो जाता है तो दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और ये फेज डिफरेंस टाइम तक बढ़ता जाता है। कभी कभी तो साला ऐसा भी होता है कि छोटा वाला तो लौट रहा है, बड़ा वाला जा ही रहा। अरे होगा ना यार। तो स्टार्टिंग में दोनों क्या थे? सेम फेज में थे, लेकिन जैसे मोशन स्टार्ट हुआ छोटा वाला जल्दी बढ़ता है और बड़ा वाला धीरे चलता है तो दोनों के बीच में टाइम के साथ कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, और टाइम के साथ ये फेज डिफरेंस क्या होता है? बढ़ने लगता है, बढ़ता रहता है। बताओ t = 0 पर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, टाइम बढ़ा तो दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस आ गया। कितना आया? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। तो जब फेज डिफरेंस आ गया तो बताओ ये दोनों सेम फेज में रहेगी, डिफरेंट फेज में होगी? डिफरेंट फेज में हो। मेरी बात मान रहे हैं सब लोग? चलिए, तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि मोशन स्टार्ट होने के बाद ये दोनों कभी लाइफ में कभी दोबारा सेम फेज पे आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। कब? बोले दोबारा कभी सेम फेज में आ सकते हैं क्या? अरे आ सकते हैं ना यार। फेज बस बढ़ता जा रहा, 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 अरे बढ़ता बढ़ता फेज बस कभी 2 पाई हो जाए साला। हमें पता डिफरेंस तो 2 पाई हो गया, पर उसका मीनिंग क्या समझते हैं? सेम फेज। फेज बस बढ़ता 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 4 पाई हो जाए तब भी सेम पेज। बढ़ता 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 6 पाई हो जाए तब भी क्या होगा? अरे सेम पेज एक बार बढ़ने लग गया ना फेज डिफरेंस तो टाइम बढ़ता जाता है। अबे टाइम कभी रुकता है कि कभी रिवर्स होता है क्या? तो टाइम बढ़ता है तो फेज मतलब बढ़ता रहता, बढ़ता रहता, बढ़ता रहता, बढ़ता रहता। तो कभी बढ़ता बढ़ता 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा। तो जब जब भी ऐसा फेज डिफरेंस होगा वो क्या होंगे? सब सेम फेज में नहीं होंगे? मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि जब स्टार्ट में दोनों का मोशन स्टार्ट हुआ तो दोनों स्टार्ट में सेम फेज में थे, लेकिन जैसे स्टार्ट हुआ ये दोनों डिफरेंट फेज में हो। तो एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे कि बताओ लाइफ में दोबारा कभी सेम फेज में आ सकते हैं क्या? बोले यस आ सकते हैं। अरे मोशन स्टार्ट होने के बाद आगे ऐसी हजार कंडीशन और भी है जब ये दोनों सेम फेज में होते हैं।
बोलो कब कब होंगे? जब इनका फेज मास 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसा होगा तो क्या होंगे? ये सेम फेज में। तो फिर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि मोशन स्टार्ट होने के बाद वो मिनिमम टाइम फाइंड आउट करिए जब ये पहली बार फेज में। तो बताओ फेज मास कितना होना चाहिए? 2 पाई का डिफरेंस होना चाहिए। बताओ स्टार्ट होने के बाद फेज मास पहला कौन सा आएगा सेम फेज वाला? 2 पाई। तो 2 पाई फेज मास को कवर करने में टाइम जो लग रहा है ना वो टी मिनिमम होता है, वो हमें फाइंड आउट करना। मेरी बात समझ में आई? मैं इनको वर्ड से लिखता हूँ, बोर्ड पर लिखता हूँ, देखो सुनना लिखना बता आप सब। बताइए टी इक्वल्स टू 0 पर दोनों किस फेज में थे? डेल्टा फाई कितना था? बताओ दोनों किस फेज में है? इन सेम फेज। दोनों एक ही पोजीशन से एक साथ एक की तरफ मोशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में दोनों सेम फेज में होते हैं। लेकिन बेटा जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे डेल्टा फाई भी टाइम के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री बढ़ता जाएगा। तो बताओ ये दोनों किस फेज में हो गए? बोलो डिफरेंट फेज में हो गए। तो फिर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि वो मिनिमम टाइम फाइंड आउट करिए जब ये पहली बार सेम फेज में। तो हमने मान लिया कि टी मिनिमम ये वो मिनिमम टाइम है जब ये पहली बार सेम फेज में आएंगे। तो पहली बार सेम फेज में आने के लिए इनको फेज में कितना करना पड़ेगा? 2 पाई रेडियन करना पड़ेगा। और 2 पाई रेडियन अगर इनके बीच में फेज डिफरेंस हुआ इसका मतलब मैं क्या समझूंगा? मींस दोनों के बीच में एक साइकिल का डिफरेंस। अबे दोनों के बीच में 2 पाई का फेज डिफरेंस होने का मतलब दोनों के बीच में एक साइकिल का एक ऑसिलेशन का डिफरेंस हो जाएगा। अरे एक साइकिल ज्यादा कर चुका होगा और एक साइकिल कम कर चुका होगा, वापस वहीं आ जाएगा। अबे एक साइकिल कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, साला एक साइकिल में फेज एंगल कितना ट्रेस होता है? 2 पाई। बताओ डिफरेंस कितना हुआ? अरे फेज डिफरेंस कितना हुआ? तो दोनों के बीच में कितने साइकिल का डिफरेंस होगा? एक साइकिल। एक साइकिल साला ज्यादा कर लेगा और एक साइकिल कम कर लेगा और दोनों वापस फेज में आ जाएंगे। अब बताओ एक साइकिल ज्यादा कौन करेगा? छोटा वाला करेगा, वो कर सकता है यार, जल्दी जल्दी चल रहा है ना वो। और कम कौन करेगा? तो बात सुन, हम मान लेते हैं कि टी मिनिमम ये वो मिनिमम टाइम है जिसमें बड़ा वाला एन साइकिल पूरे करता है। कितने? तो छोटा वाला कितना करेगा? n+1। ये मैंने माना है। तो ये वो टाइम है मिनिमम टाइम, बड़ा वाला कितने करता है तो छोटा वाला कितने कर रहा है? बताओ दोनों के बीच में कितने साइकिल का डिफरेंस है? और एक साइकिल का डिफरेंस होने का फेज डिफरेंस कितना हो गया? तो दोनों पहली बार सेम फेज में। मैंने मान लिया ये टी ने वो टाइम है जिसमें बड़ा वाला कितने साइकिल पूरा करता है, तो ये कितने करेगा? बोलो ना यार। और अगर ये n करता तो ये कितने करेगा? n-1 कम करेगा ना ये तो। यस। तो बताओ दोनों में साइकिल का डिफरेंस कितना हुआ? मतलब दोनों पहली बार सेम फेज में। बोलो। अब मैंने क्या माना? मैंने माना ये कि टी मिनिमम वो टाइम है जिसमें ये कितना करता है? n। तो यार आप बताओ इसको n पूरा करने में जो टाइम लगेगा और टी मिनिमम होगा, +1 करने में जो टाइम लगेगा वो टी मिनिमम होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टी मिनिमम इक्वल टू, सुनना, इसको एक साइकिल पूरा करने में टाइम कितना लगता है? टीएल, टाइम पीरियड ऑफ दैट। तो एन पूरा करने में टाइम कितना लगेगा? एनटीएल। तो इसको मैं बोल सकता हूँ एनटी। नहीं है ऐसा। अरे एक पूरा करने में टाइम कितना लगता है? कितने कर रहा है साला? तो एनटीएल टी मिनिमम होगा। तो उसको एक पूरा करने में टाइम कितना लगता है? कितने कर रहा है साला? तो बताओ n+1 इंटू टीएस। अरे ये टाइम भी तो टी मिनिमम होगा। एक थ्योरम बन गया आपके साथ। देखो NTL इक्वल्स टू n+1 इंटू टीएस इक्वल्स टू टी। आपको पता है ये कम वैल्यू है, ये ज्यादा मल्टीपल होगा। और ये ज्यादा वैल्यू है, कम मल्टीपल होगा। अरे कम इंटू ज्यादा इक्वल्स टू ज्यादा इंटू कम। अरे होता है आज तक, दोनों टाइम है साला सेम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम ऐसा ही करेंगे। टी का फॉर्मूला बन गया NTL इक्वल्स टू n+1 इंटू टीएस। ये कौन है? कम। तो ये ज्यादा, ज्यादा कम। ठीक है। तो इक्वल्स टू NTL माइनस मतलब इक्वल्स टू n+1 इंटू टीएस। अब आपको पता है n तो आपने एज्यूम किया है। n कौन है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ये तो आपने एज्यूम किया है, इसके भी तो वैल्यू निकालना पड़ेगा एग्जाम में। तो देखो कैसे करते हैं, इस थ्योरम को एक बार फिर लिखते हैं। NTL इक्वल्स टू n+1 इंटू टीएस।
आपको तो दोनों टाइम ही तो है, और दोनों टाइम सेम ही तो है, नहीं है? ये दोनों टाइम सेम है, जितने टाइम में ये एन करेगा उतने में कितना करेगा, तो एन टी एल इज टू एन प्लस डी एस। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम इसको स्टार्ट करने का तरीका बता रहे हैं, एक तरफ एन लिखना, एक तरफ एन प्लस वन लिखना। ये कम है, टाइम ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा है, कम आ जाएगा, ये लिखें। अब आपको पता है एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो टीएल टीएस आपको दिया जाता है, क्वेश्चन टीएल टीएस दिया जाता है, तो जैसे टीएल टीएस यहाँ पुट करोगे एन का वैल्यू आ जाएगा, और जो एन आपके पास आया उसको एन टीएल करना, टी में आ जाएगा, और ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं। दोबारा से जब भी ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कैसे करेंगे, एक तरफ एन लिखेंगे और एक तरफ एन प्लस, बताओ कम है, टाइम क्या आएगा, ज्यादा, ये ज्यादा है, क्या आएगा, कम आएगा, लिख दिया। अब एग्जाम में क्या मिलेगा आपको, टीएल टीएस की वैल्यू मिलती है, पुट कर देना, तो क्या आएगा, एन का वैल्यू आ जाएगा, और एन टीएल करना, टी मिनिमम आपके पास आ जाएगा। बोलो, और ये एन एन प्लस वन कहां से लाया, बोले स्कीम से लाया। दोबारा समझाऊं, दोनों पहले सेम फेज में थे, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, दोनों डिफरेंट फेज में हो गए, बोलो, तो बताओ जब दोनों के बीच में 2y का फेज डिफरेंस होगा, मतलब दोनों के बीच में एक साइकिल का डिफरेंस होगा, साला एक एक साइकिल ज्यादा करेगा और एक एक साइकिल, मैंने मान लिया कि टी मिनिमम वो टाइम है जिसमें बड़ा वाला एन साइकिल करता है, तो छोटे वाला एन प्लस वन करो ना यार। अब इसको एन पूरा करने में टाइम जो लगेगा वो एन टी एल, और ये क्या होगा एन प्लस वन टू डी एस, और वो टाइम हमारा क्या होगा, टी मिनिमम। एग्जाम में हमें पता है कि एन टी एल एन प्लस वन टी एस लिख देंगे, और हमें यहाँ पर टी एल टी एस दिया जाता है तो एन का वैल्यू आ जाएगा, और एन टी एल करना तो टी मिनिमम आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता, सुनो, आपको टाइम पिट नहीं देता, वो लेंथ दे देता है, तो सलाह लेंथ से टाइम पिट नहीं निकाल सकते क्या, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जी कितना होता है पाई स्क्वायर, जी पता है, 2 पाई पता है, एल का वैल्यू पता है, तो आप टी निकाल सकते हैं इसका, और टी निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास एल का वैल्यू आ जाएगा, टी आपके पास कर सकते हैं। आप इसको नोट करो, मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा, उसमें अप्लाई करना है इसको, पर जब भी करना है ऐसे ही करना है, ये तो मैंने आपको बताया कि इसका से होता है ये क्वेश्चन। Two simple pendulum of length 1 meter and 1.21 meter start oscillate simultaneously from same position. Find number of oscillations of both pendulum and minimum time after which both will be in same phase. Both pendulum will be in same phase.
सौरभ माहेश्वरी पूछ रहा है कि इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम जो है उसका कोई एग्जांपल। तो इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम का टाइम है ना, एग्जांपल पूछ रहे हैं तो भैया ये तो हाइपोथेटिकल पेंडुलम है, कल्पनाएं कर रहे हैं, कोई एग्जांपल थोड़ी, कोई प्रैक्टिकली थोड़ी पॉसिबल है बेटा यार सौरभ। तो सौरभ सुन रहा ना मेरी बात, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं हम लोग, सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो तो क्या होगा, क्यों, तो एग्जांपल थोड़ी होता है। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना सौरभ। जाने कहा सौरभ तो। यस सर, मैसेज आएगा उससे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दो पेंडुलम में एक साथ मोशन स्टार्ट करते हैं और कितने टाइम बाद सेम फेज में होंगे, तो इसको स्टार्ट करने का तरीका यही होगा, मैंने आपको हलवा बना के दे दिया है, हलवा कैसे बनता है ये समझा दिया है कि कब इलायची डालते हैं कब शक्कर डालते हैं हलवे में, पर आपको डालना नहीं है, आपको तो केवल क्या करना है, खाना है, बस खाना ठंडा करके खाना। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम स्टार्ट कहां से करेंगे, एक तरफ एन लिखेंगे और एक तरफ n+1, और मोर इंटू लेस, लेस इंटू मोर के हिसाब से टाइम का मल्टीपल कर देना, तो NTL इक्वल्स टू n+1/ds हो जाएगा। टाइम पीरियड दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देना तो लेंथ से उसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे, पुट करेंगे, एन का वैल्यू निकाल लेंगे, और जो एन का वैल्यू आपके पास आएगा उसको वापस NTL करना तो टाइम आ जाएगा। करियो, कर लिया। शाबाश, करो भी सब लोग करो, सबका आना चाहिए आंसर। कितना आया, 20, चेक करो एक। और टाइम उससे 20 आएगा, और उससे अलग हो गया टाइम। जवान ऐसे मत कर, आराम से कर ना। चलिए, एक तरफ लिखेंगे n, तो एक तरफ लिखेंगे n+1, है ना बेटा, ये कम ये ज्यादा लिख दिया, ये तो लिख ही हो गया। अच्छा ये क्यों लिख रहे हैं समझ में आ गया ना आपको। अबे दोनों के बीच में एक सेकंड का डिफरेंस होने का मतलब दोनों के बीच में 2 पाई का फेज डिफरेंस होगा, मतलब दोनों सेम फेज होंगे, इसलिए लिख रहा हूं ये। अरे भैया, एक तरफ n और एक तरफ n+1, बताओ ये कम है ज्यादा आएगा, ज्यादा है कम आएगा, लिख दिया। अब चलो स्टडी करें, अब हम तो लेंथ दे रखी है, तो लेंथ के फॉर्म में ओपन करना पड़ेगा, तो बोला n इंटू यहाँ पर TL, यही ओपन कर दो, TL का मतलब होता है 2π√LL/G, G का वैल्यू π², सही लिखा है ये। बताओ ये कितना होगा, n+1, और ये कितना आएगा 2π√1/G, G मतलब π², बोलो। अब बताओ π² से पाई कैंसिल आउट, π² से पाई कैंसिल आउट हुआ, तो बताओ ये क्या बना 2, और ये कितना होगा 1.1, इसका मतलब इस बड़े वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना आया 2.2, देखो ना यार, और छोटे वाले का टाइम पीरियड कितना आया 2 आ गया। सोल्व कर लेना, 2.2n और ये 2n इधर आ जाएगा तो 0.2n बचेगा, बोलो बेटा, और 2 तो n का वैल्यू कितना आएगा 10, तो n+1 कितना आएगा 11, समझ में आ रहा है। n का वैल्यू कितना है 10, तो n+1 कितना आया 11। अब बताओ n+1 कौन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन से, बताओ n 10 कौन करेगा, लॉन्ग वाला करेगा बेटा, और ये कौन करेगा शॉर्ट वाला। एग्जाम में ध्यान रखना, ये तो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं,
शॉर्ट लॉन्ग के दोनों के नंबर ऑफ ऑसिलेशन पूछे और मिनिमम टाइम पूछे। एग्जाम में जब आएगा तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा जो ऑब्जेक्टिव पेपर में है। तो ध्यान रखिए, उसने पूछा ये क्वेश्चन और आपसे पूछा फाइंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ शॉर्ट पेंडुलम, तो आंसर क्या जाएगा 11। लेकिन बच्चा जब सोल्व करता है उसके लिए पहले क्या आता है, n 10 आते 10 टिक करता है वो। और तो कॉमन सेंस रखना, n का वैल्यू 10 आया तो n + 1 कितना आएगा 11। कम करेगा कि ज्यादा करेगा, तो n 11 कौन करेगा, शॉर्ट करेगा, और 10 कौन करेगा, लॉन्ग करेगा। जिसके पूछे उसका जवाब देना है, जो हमें आता उसका नहीं। ठीक है, अब टाइम पूछा है तो टाइम निकालने के लिए बेटा ये थ्योरम वापस आ जाएगी। तो टी मिनिमम इज इक्वल्स टू बोलेंगे एन टी एल इज इक्वल्स टू n + 1 × ts। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये वापस इसके साथ यही आ जाएगा, यही थ्योरम टी में लिख देना। अब बताओ n का वैल्यू 10 और टी एल का वैल्यू 2.2, तो 2.2 और ये 11, तो इसका टाइम कितना है 2, तो बताओ कितना आएगा, ये 22 सेकंड होगा और इसमें भी 22 सेकंड। अब आप बताओ 22 सेकंड में ये बड़ा वाला पेंडुलम कितना साइकिल पूरा कर रहा है 10, बोलो, और छोटा वाला कितना कर रहा है 11। बताओ दोनों के बीच में एक साइकिल का डिफरेंस हो गया, मतलब दोनों के बीच में 2 पाई का फेज डिफरेंस हो गया, मतलब दोनों सेम फेज में। तो बताओ दोनों के बीच में टाइम, मतलब साइकिल का डिफरेंस कितना होगा 1, टाइम कितना हुआ 22 सेकंड। तो बताओ t = 0 दोनों सेम फेज में थे, उसके बाद पहली बार सेम फेज में कब आएंगे 22 सेकंड बाद सेम फेज में। अगली बार फिर सेम फेज में आएंगे, ये कब आएंगे 44 सेकंड बाद। अरे हर 22 सेकंड में एक साइकिल का डिफरेंस हो जाएगा। तो बताओ अगली बार कितना होगा 44, अगली बार कितना होगा 66, मतलब एक सीरीज बन जाएगी t = 0, t = 22, 44, 66 एंड सो ऑन। ये वो टाइम है जब जब ये दोनों क्या होंगे सेम फेज में होंगे, बाकी करेंगे। ओके भाई, देखो ये सिंपल पढ़ने की महिमा यहाँ पूरी होती है। बात करेंगे नेक्स्ट पर हम टाइप ऑफ ऑसिलेशन, फिर व्यू स्टार्ट।